हेलो डियर, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो आज का हमारा जो पूरा सेशन रहेगा वो चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज ट्रांसमिशन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके अंदर आपका जो कंसेप्ट है, आपकी जो नॉलेज है इस टॉपिक को लेकर के उसको बूस्ट अप करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स के अंदर तो वो डाउट भी आज आपके क्लियर होने जा रहे हैं। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपना एक वेटेज रखता है ये टॉपिक, और कम्युनिटी का बेस है ये। ठीक है, तो अगर हमको डिजीज ट्रांसमिशन समझ में आ रहा है, अगर हमको मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आ रहा है, चेन ऑफ इन्फेक्शन समझ में आ रहा है, तो कई डिजीज हमारे जो कंसेप्ट है कई डिजीज को लेकर के वो क्लियर हो सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सक्सेस मंत्र है वो है हमारा, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो चलिए डियर आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है डियर, तो चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है उसमें पहला लिंक कौन सा होता है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या है, चेन ऑफ इन्फेक्शन समझ में आना चाहिए। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन, सबसे पहले हम समझेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन होता क्या है। तो इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है रिजर्वायर, दूसरा होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, तीसरा होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपका वो होता है आपके पोर्टल ऑफ एंट्री, और देन ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, ये कंप्लीट साइकिल है जिसके 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला होता है रिजर्वायर, दूसरा होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, तीसरा होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, चौथा होता है पोर्टल ऑफ एंट्री, एंड लास्ट वन जो होता है फिफ्थ वन ससेप्टेबल होस्ट। तो एक कंप्लीट साइकिल है कि किस प्रकार से जो पॉजिटिव एजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, वो रिजर्वायर से कहाँ तक पहुँचता है, उसको कहाँ तक पहुँचना है, उसको ससेप्टेबल होस्ट तक पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड में इसका जो इंपॉर्टेंट लिंक है इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है वो इस पूरे चेन में, इस पूरी साइकिल में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस एजेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, रिजर्वायर के अंदर प्रेजेंट होगा। पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब किस रास्ते के द्वारा बाहर आएगा, जो रिजर्वायर है उसमें किस रास्ते के द्वारा बाहर आएगा, तो वो हो गया पोर्टल ऑफ एग्जिट। तरीका क्या है, एक जो रिजर्वायर से जो ससेप्टेबल होस्ट है वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है, किस माध्यम से वो पहुंच रहा है, तो वो हो गया आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ससेप्टेबल होस्ट के अंदर के बॉडी के अंदर एंटर करने का मार्ग क्या है, रूट क्या है, वो हो गया आपका पोर्टल ऑफ एंट्री, और देन ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको समझेंगे। तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन, तो चेन ऑफ इन्फेक्शन कहां से स्टार्ट होता है, आपके रिजर्वायर से स्टार्ट होता है। तो ये आपका आंसर यहां पर आपको मिल गया, लेकिन एक एक टर्म का सब जो मतलब है वो हम यहाँ पर समझेंगे। पहले बात करते हैं रिजर्वायर की, कि रिजर्वायर होता क्या है। तो यहाँ पर हम पांचों कंपोनेंट लिख लेते हैं। जो हमने कंपोनेंट की बात की थी वो थे आपके रिजर्वायर, दूसरा होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, तीसरा होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नेक्स्ट होता है पोर्टल ऑफ एंट्री, नेक्स्ट होता है ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, इस पूरी साइकिल में कौन ट्रेवल करेगा, आपका इन्फेक्शियस एजेंट ट्रेवल करता है। कौन ट्रेवल करता है, इन्फेक्शियस एजेंट ट्रेवल करता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं रिजर्वायर की, कि रिजर्वायर होता क्या है। तो इट इज
एनी ह्यूमन कॉमा एनिमल कॉमा सॉइल वाटर और एनी एनवायरमेंटल फैक्टर in which इन्फेक्शियस एजेंट, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हालांकि ये एक स्टैंडर्ड एब्रीवेशन नहीं है, शॉर्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन इसको मैं लिख रहा हूँ इन विच इन्फेक्शियस एजेंट लिव्स ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल रिजर्वायर की। तो रिजर्वायर क्या होता है? जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई या जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो रहता है। ठीक है, रहता है, ग्रो करता है और अपने नंबर्स इंक्रीज करता है। तो वो जो पार्ट है, चाहे वो ह्यूमन हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो सकता है, सॉइल, वाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि सॉइल के अंदर डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है टिटनस। इसका एग्जाम्पल क्या है? टिटनस। ठीक है, रिजर्वायर के साथ एक टर्म और आती है, वो आता है सोर्स। रिजर्वायर के साथ एक टर्म और आती है, वो आती है आपके सोर्स। सोर्स होता क्या है एक्चुअली? सोर्स वो कोई भी एनिमल, कोई भी ह्यूमन या कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर जिसके माध्यम से बैक्टीरिया या वायरस ससेप्टिबल होस्ट को ट्रांसफर हो सकता है, वो कहलाता है क्या? आपके सोर्स। कोई भी इनएमिनेट अगर रिजर्वायर है तो रिजर्वायर भी सोर्स का काम कर सकता है। ठीक है, सारे सोर्स जो है वो रिजर्वायर नहीं होते और हर रिजर्वायर सोर्स नहीं होता। क्लियर है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि हर रिजर्वायर सोर्स नहीं होता और हर सोर्स रिजर्वायर नहीं होता। उसका कारण क्या है? जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हुक वर्म इन्फेक्शन की बात करें, हुक वर्म इन्फेक्शन की बात करें तो ये मल्टीप्लाई तो कहाँ करता है? ह्यूमन के अंदर करता है। मल्टीप्लाई तो कहाँ करता है? ह्यूमन के अंदर करता है। तो ह्यूमन जो हो गया वो इसका क्या हो गया? रिजर्वायर हो गया। लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन इसका ट्रांसफर नहीं होगा। इसका ट्रांसफर कैसे होगा? ये पहले कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा। ठीक है, ह्यूमन से ह्यूमन इसका ट्रांसफर नहीं होगा, ये पहले कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा। फीकल मटेरियल के माध्यम से ये कहाँ मिक्स होगा? सॉइल के अंदर मिक्स होगा। सॉइल के अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं करता, इसलिए सॉइल जो होगा वो इसका रिजर्वायर नहीं होगा। सॉइल के अंदर ये केवल इसके जो स्पोर्स हैं वो रहते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ ये ग्रो नहीं करेंगे, तो सॉइल क्या नहीं होगा? इसके लिए रिजर्वायर का काम नहीं करेगा। रिजर्वायर का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर ह्यूमन कर रहा है। ठीक है, इस कंटामिनेटेड सॉइल को जब बच्चे खाते हैं, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है मिट्टी खाने की, तो जब मिट्टी खाएंगे तो उसके स्पोर्स जो होंगे वो बच्चे के शरीर में चले जाएंगे। या फिर अगर हम कई क्या करते हैं कि जो जैसे ओपन डेफिकेशन करते हैं, मल का जो त्याग होता है, मतलब फीसिस जो पास होता है वो खेतों में करते हैं, तो सब्जियां वगैरह जो होती हैं वो उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, इन्फेक्टेड, कंटामिनेटेड हो जाती है। तो अगर उन्हीं सब्जियों को, फलों को अगर हम बिना धोए खाते हैं तो यहाँ पर एक चांस बन जाता है कि वो स्पोर्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाए। इसलिए कहा जाता है कि जो भी फल, सब्जियां वगैरह उनको धो करके खाने चाहिए, क्योंकि सॉइल के अंदर जो भी इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है वो आपके उन वेजिटेबल्स के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सॉइल, अब ये जो ट्रांसफर होगा वो किसके माध्यम से होगा? सॉइल के माध्यम से। जैसे बच्चों ने मिट्टी खाई तो यहाँ पर सॉइल जो है वहां से स्पोर कहाँ गया? चिल्ड्रन के अंदर, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखेंगे ह्यूमन जो है वो रिजर्वायर है, लेकिन सॉइल क्या है? सोर्स। यहाँ पर डायरेक्टली ह्यूमन जो है वो दूसरे ह्यूमन को, दूसरे होस्ट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। अगर ये डायरेक्टली ट्रांसफर करता तो ह्यूमन जो होता वो सोर्स भी बन जाता और रिजर्वायर भी बन जाता। अगर मैं बात करूं टिटनस की, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, टिटनस जो होता है ह्यूमन के अंदर जाने के बाद, ह्यूमन जो होता है वो इसका डेड एंड होस्ट होता है, मतलब वहां पे जाने के बाद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, टिटनस जो होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो सॉइल में तो मल्टीप्लाई करता है, वहीं ग्रो करता है, और सॉइल के माध्यम से क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो सॉइल जो होती है टिटनेस के केस में रिजर्वायर भी होती है और क्या होती है? सोर्स भी होती है। रिजर्वायर और सोर्स दोनों क्या होती है? सॉइल होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सॉइल, जो सोर्स है वो रिजर्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार रिजर्वायर जो होता है वो सोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशन होती है। वो डिपेंड करता है कि जो बैक्टीरिया, वायरस है उसका लाइफ साइकिल का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो हर चीज़ जो अलग अलग पैटर्न रहेगा तो वो सारी चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी। तो सभी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ स्पेसिफिक आप लोग याद रख सकते हो। जैसे टिटनेस, ये एक इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए
क्योंकि टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए ह्यूमन एक डेड एंड होस्ट होता है, मतलब यहाँ से आगे वो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आकर के अगर व्यक्ति क्योर हो जाता है, दैट मीन्स जो टिटनेस के बैक्टीरिया है और जो भी उसके टॉक्सिन्स है वो यहीं पर आकर के किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए टिटनेस को अपन क्या मान के चलते हैं, टिटनेस कैसी डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, ये एक पूरे कम्युनिकेबल डिजीज में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जितनी भी जिन डिजीज के पीछे कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो डिजीज जो होती है वो कम्युनिकेबल होती है, लेकिन टिटनेस जो है वो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि टिटनेस जो होता है वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा स्प्रेड किया जाता है, उसके द्वारा कॉज किया जाता है, लेकिन ह्यूमन जो होता है वो डेड एंड होस्ट होता है और यहाँ से बैक्टीरिया दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होता, इस वजह से इसको अपन क्या मानते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मानते हैं। तो अगर दूसरे पर्सन को टिटनेस होगा तो वो कहाँ से होगा, सॉइल से होगा, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी टिटनेस का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो रिजर्वायर और सोर्स दो डिफरेंट कंसेप्ट है। रिजर्वायर जिसके अंदर रहता है, मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, और सोर्स जहां से ट्रांसफर हो सकता है। तो सोर्स और रिजर्वायर इक्वलेंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजर्वायर। सेकंड है आपका पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट वो रूट होता है जिसके द्वारा इन्फेक्शियस एजेंट रिजर्वायर से बाहर आता है। ठीक है, रिजर्वायर से बाहर आता है, वो होता है आपका पोर्टल ऑफ एग्जिट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आते हैं आपके दो प्रकार के तरीके, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो तरीके होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और दूसरा होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपके आते हैं, एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है, ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आता है। ठीक है, इनोक्यूलेशन इनटू स्किन आ गया। ठीक है, या फिर ट्रांस प्लेसेंटल आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, ड्रॉपलेट हो गया, इनोकुलेशन इनटू द स्किन हो गया, और ट्रांसप्लेसेंटल हो गया। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जहां पर व्यक्ति जो है डायरेक्ट तरीके से इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसफर करता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या आते हैं, व्हीकल, वेक्टर, फॉर्माइट, कंटामिनेटेड हैंड्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा, जो कि कैसे है, इनडायरेक्ट है। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंसेप्ट क्या है कि अगर डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शियस एजेंट का ट्रांसफर किया जाता है तो वो कहलाता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। लेकिन अगर इनके बीच में कोई एक वेरियर आता है, इनके बीच में कोई कैरियर आता है, सॉरी, इनके बीच में अगर कोई कैरियर आता है जो कि लेकर के जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेकर के जाता है, तो वो बन जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया, या फिर अगर कोई एलर्जिक डिजीज है, या फिर कोई स्किन से रिलेटेड डिजीज है तो टच करने के द्वारा भी फैल सकती है। ठीक है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इन्फेक्टेड पर्सन अगर हैंडशेक करता है आपसे तो उसके द्वारा भी डिजीज फैल सकती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने कंटामिनेटेड हैंड्स वाला जो कंसेप्ट है वो तो आपने इनडायरेक्ट में लिखा, तो आप डायरेक्ट क्यों कह रहे हो। तो कंटामिनेटेड हैंड्स जो है वो इस केस में कि अगर वो हैंड्स आप इन्फेक्शियस एजेंट कहीं और से लेकर के ला करके और आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कंडीशन हो जाएगी इनडायरेक्ट। लेकिन व्यक्ति खुद इन्फेक्टेड है, तो उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से आपके अंदर वो बीमारी आती है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि जो कंटामिनेटेड हैंड्स है उस केस में अगर व्यक्ति खुद इन्फेक्टेड है और खुद का इन्फेक्शन अगर दूसरों को ट्रांसफर कर रहा है तो वो डायरेक्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं और से लेकर के आ रहा है इन्फेक्शन और आपको ट्रांसफर कर रहा है तो फिर वो किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ड्रॉपलेट कब बनते हैं, जब व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति बात करता है, खांसता है, छींकता है, तो उसके मुंह से, ओरल कैविटी से और नेजल कैविटी से उसके म्यूकस सिक्रेशंस बाहर आते हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स के रूप में म्यूकस सिक्रेशंस बाहर आता है।
तो ये जो ड्रॉप्स होती हैं इनको अपन बोलते हैं ड्रॉपलेट, इनको अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट। और इनमें से दो प्रकार के ड्रॉपलेट होती है, एक तो ऐसी होती है जिनका साइज होता है 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा, और दूसरी ऐसी होती है जिनका साइज होता है 5 माइक्रोमीटर से कम। तो जिनका साइज 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है वो कुछ समय बाद सेटल डाउन हो जाती है ज़मीन पर, और जिनका साइज 5 माइक्रोमीटर से कम होता है वो हवा में घूमती रहती है, क्योंकि वो लाइट वेट होती है। क्लियर है। इनोकुलेशन इनटू द स्किन, जैसे डॉग बाइट हो गया, कैट बाइट हो गया, सीधा काटा और स्किन में पंचर हुआ और डायरेक्टली जो वायरस था वो आपके ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया। या फिर इन्फेक्टेड सीरिंज के द्वारा, ठीक है, कि जैसे जो लोग ड्रग एडिक्शन करते हैं वो एक ही सीरिंज को यूज करके ड्रग को अपने ब्लड में मिक्स कर रहे हैं, तो वो उस कंडीशन में हो सकता है। ट्रांसप्लेशनटल, इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में प्लेसेंटा के माध्यम से जा सकता है, ठीक है। व्हीकल एंड वेक्टर, वेक्टर जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लेकर के जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल क्या आता है, आपके मच्छर मक्खियाँ वगैरह, ये एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मॉस्किटो एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया का कैरियर होता है, वो लेकर के जाता है, एक पर्सन से लेकर के जाएगा और दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करेगा। इसी तरीके से एडिस जो होता है वो डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है। क्यूलेक्स जो होता है वो आपके जापानी एन्सेफेलाइटिस, येलो फीवर, इनको ट्रांसफर करता है। तो अलग अलग वेराइटीज है मॉस्किटो की। इसके अलावा टिक जो होते हैं आपके, जिनको कि अपन देसी भाषा में पिस्सू बोलते हैं, तो या खटमलो होते हैं, इस प्रकार के जो टिक होते हैं उनके अंदर भी कुछ वायरस रहते हैं। और ये टिक वाइट जब होता है तो वो इन्फेक्शियस, जो आपका इन्फेक्शियस एजेंट है वो पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो टिक वाइट जो होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है। और व्हीकल, व्हीकल में क्या आएगा आपके, व्हीकल में आपके आता है फूड एंड वाटर, जिनको कि ह्यूमन कंज्यूम करता है, जिनके माध्यम से आपके जो इन्फेक्शियस एजेंट है आपके बॉडी के अंदर जाता है। तो फूड हो गया, वाटर हो गया, ब्लड हो गया, आइसक्रीम हो गई, ये सारे वो मटेरियल है जिनके माध्यम से इन्फेक्शियस एजेंट आपके बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। तो ये व्हीकल हो गया, ठीक है। फॉर्माइट होता है इनएनिमेट थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। अगर फूड और वाटर की बात करें तो वो भी निर्जीव वस्तुएं, लेकिन वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की सब्सटेंस है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सब्सटेंस है, इसलिए उसको अपन किस में रख रहे हैं, व्हीकल में। फॉर्माइट हो गया जैसे हैंड करचीफ, रुमाल हो गया, या कोई डोर का हैंडल हो गया। बस पे आप चढ़े हो, सीट पे आपने हाथ रखा, तो हो सकता है उस सीट पे आपसे पहले कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो इन्फेक्टेड था और उसने इन्फेक्शन जो था उस सीट के ऊपर स्प्रेड कर दिया, छोड़ दिया, तो वो सीट कंटामिनेटेड हो गई। अब आप उस सीट पे बैठे हो, हाथ टच कर रहे हो, उन्हीं हाथों से आप खाना खा रहे हो, तो क्या हो गया कि वो इन्फेक्शन आपके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो फॉर्माइट हो गया। कंटामिनेटेड हैंड्स एंड फिंगर्स का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया कि किस तरीके से स्प्रेड हो सकता है। तो ये दो प्रकार के तरीके हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। सो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है, जिस माध्यम से, जिस रूट से इन्फेक्शियस एजेंट ससेप्टिबल होस्ट के अंदर एंटर करता है वो होता है पोर्टल ऑफ एंट्री। और लास्ट आपका बचता है ससेप्टिबल होस्ट। तो ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है, any person who is at risk of getting infection, ऐसा व्यक्ति जो कि इन्फेक्शन को रिसीव करने के लिए क्या हो, रिस्क पर हो। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो रिस्क पर हो सकता है, जैसे HIV का पेशेंट हो गया, जिनके अंदर इम्यून सिस्टम डाउन है, या फिर जो इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पर है। तो इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से क्या होगा कि उन व्यक्ति को ईजिली जो होगा इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर उनको पहले से कोई इन्फेक्शन हो, तो ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन के साथ फाइट करने में बिजी है, तो आपकी जो इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी है वो डाउन हो रही है। उस बीच में आपके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, या एक्सटर्नल या एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम डाउन हो, या फिर वो इस कंडीशन में हो कि वो न्यू अपकमिंग पैथोजेंस के साथ फाइट नहीं कर सकता, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, ससेप्टिबल कहलाता है। तो ससेप्टिबल होस्ट समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। तो ये 5 प्रकार के इसके कंपोनेंट होते हैं। रिजर्वायर होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टिबल होस्ट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द चेन ऑफ इन्फेक्शन, क्लियर है। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया किसका, चेन ऑफ इन्फेक्शन का। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, आपको ओवरऑल आपके
क्वेश्चनिंग पैटर्न में काम आने वाला है। जितने भी क्वेश्चनिंग पैटर्न है वो सब इसी डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड है, तो अलग अलग में डिस्क्रिप्शन करता है, इससे अच्छा मैंने एक साथ इसको ले लिया। तो ये इतना सा आपका चेन ऑफ इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके माइंड में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट लिंक क्या है, आपके रिजर्वायर है, आपका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच एन इन्फेक्शियस एजेंट लीव्स इट्स रिजर्वायर इज नोन एज, मतलब वो प्रक्रिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है पर, द प्रोसेस बाय विच एन इन्फेक्शियस एजेंट लीव्स, जो इन्फेक्शियस एजेंट है आपके वो लीव मतलब छोड़ता है, इट्स रिजर्वायर, अपने रिजर्वायर को छोड़ता है, तो वो किस माध्यम से छोड़ेगा, आपके पोर्टल ऑफ एग्जिट के माध्यम से छोड़ेगा। तो इन्फेक्शियस एजेंट का बाहर निकलना जिस रूट से बाहर आता है, जिस प्रोसेस से बाहर आता है, वो कहलाता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। ठीक है, तो इसमें रूट एंड प्रोसेस दोनों चीजें शामिल है। जिस रूट या प्रोसेस के थ्रू अंदर जाता है वो कहलाता है पोर्टल ऑफ एंट्री, और रिजर्वायर से ससेप्टेबल होस्ट के बीच में जिस माध्यम से जाएगा वो कहलाएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसको हम डायग्रामेटिकली और समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये एक पर्सन 1 या कोई भी हो गया, रिजर्वायर हो गया। ठीक है, ये ससेप्टेबल होस्ट, ये क्या हो गया आपके ससेप्टेबल होस्ट। तो पर्सन या रिजर्वायर जिसके माध्यम से भी इन्फेक्शियस एजेंट आ रहा है, तो इन्फेक्शियस एजेंट आप यहां से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा, ये हो गया आपका पोर्टल ऑफ एग्जिट। क्या हो गया, पोर्टल ऑफ एग्जिट। ये जो प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहर आ रहा है, ये वो प्रक्रिया जिसके द्वारा अंदर जा रहा है, वो हो गया आपका पोर्टल ऑफ एंट्री। ये क्या हो गया आपका पोर्टल ऑफ एंट्री। और ये वो प्रक्रिया जिसके द्वारा इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसफर हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो गया, वो हो गया आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये जो लाइन डायग्राम है, आउटलाइन जो हम लोगों ने पढ़ी है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए कि हम किस किस लेवल पर चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम पोर्टल ऑफ एग्जिट को ब्लॉक कर दें तो आगे चेन नहीं बनेगी, अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर दें तो आगे चेन इनकम्प्लीट रह जाएगी, अगर हम पोर्टल ऑफ एंट्री को ब्लॉक कर दें तो फिर तो भी क्या होगा, चेन ब्लॉक हो जाएगी। इस तीनों स्थिति में क्या होगा, तीनों ही स्थिति में क्या होगा कि जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो ब्रेक होगी और डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं होगा, बीमारी फैलेगी नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक आउटलाइन डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा जो पार्ट है, कंपोनेंट किस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट 1 हो गया आपका, ये कंपोनेंट 1 हो गया पर्सन या रिजर्वायर, ये कंपोनेंट 2 हो गया पोर्टल ऑफ एग्जिट एंट्री, ये कंपोनेंट 3 हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री हो गया कंपोनेंट 4, और ससेप्टेबल होस्ट हो गया कंपोनेंट 5। अब आगे चल करके जो ससेप्टेबल होस्ट होगा उसके अंदर अगर बैक्टीरिया वायरस जाता है, मल्टीप्लाई करता है, ग्रोज करता है, तो ये क्या बन जाएगा, फिर रिजर्वायर बन जाएगा, ये रिजर्वायर बन जाएगा, और ये फिर आगे इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए तैयार हो गया, तो ये फिर से साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, इस तरीके से बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा इन्फेक्शियस एजेंट रिजर्वायर को छोड़ता है, एग्जिट करता है, वो कहलाता है क्या, पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जब वर्ड आपके सामने आता है तो आपके मन में 2 शब्द ध्यान में आने चाहिए। वो क्या है, एक तो डायरेक्ट होता है तरीका, और दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट तरीका होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट तरीका होता है, इनडायरेक्ट तरीका होता है, ये दोनों जो तरीका आपको माइंड में आ जाने चाहिए। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं और समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, निम्न में से कौन सा जो है ट्रांसमिशन का तरीका नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमने बात की थी कि इन्फेक्टेड व्यक्ति से हाथ मिलाना, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हो जो कि इन्फेक्टेड है, और वो व्यक्ति जब खांसता है, छींकता है, तो उसके जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस होते हैं वो सीधे आपके नेजल कैविटी पर, नेजल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर, या ओरल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और अगर पहुँचते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का तरीका कहलाएगा। ठीक है, दूसरा होता है आपके, दूसरा ऑप्शन है आपके एयरबोर्न। तो एयरबोर्न में मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं।
कुछ का साइज होता है 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है और कुछ का साइज होता है वो 5 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो जो वजन में हल्के होते हैं जिनका साइज कम होता है और जो वजन में हल्के होते हैं वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब हवा में बिखरे रहते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति ने खांसा या छींका, वो वहां से चला गया, लेकिन जो लार्जर पार्टिकल्स थे वो तो सेटल डाउन हो गए, लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स थे, लाइट वेटेड पार्टिकल्स थे, वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। तो उस एयर में, उस एयर के कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का तरीका कहलाएगा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा यहाँ पर, एयरबॉर्न रहेगा। क्या रहेगा, एयरबॉर्न। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हमने पढ़ लिया, एयरबॉर्न जो है वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का एक तरीका है। तीसरा है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी हमने कई सारे तरीके पढ़े थे, जैसे वेक्टर हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, फॉर्मेट्स हो सकता है, या कंटामिनेटेड हैंड्स एंड फिंगर्स के द्वारा भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका इम्यून रेस्पॉन्स। तो इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो ससेप्टेबल होस्ट का पार्ट है और वो उसको इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देता है। तो इम्यून सिस्टम जो होता है, होस्ट के अंदर अगर इन्फेक्शन आता है तो उसके साथ फाइट करता है, लेकिन इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी चेन ऑफ, जो आपका चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसका पार्ट ही नहीं है, डिजीज ट्रांसमिशन का पार्ट नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ए पर्सन हु हैज लिटिल और नो रेसिस्टेंस टू एन इन्फेक्शियस एजेंट इज रेफर्ड टू एज। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर या तो थोड़ा बहुत है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, नो रेजिस्टेंस, किसके लिए, इन्फेक्शियस एजेंट के लिए। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट के लिए क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इसको इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। सिंपल सी बात है समझने वाली, कि अगर इन्फेक्शन रेजिस्टेंस नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। तो इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, जो ऐसा व्यक्ति जो कि रिस्क पर हो, द पर्सन हु इज एट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इज नोन एज द ससेप्टेबल होस्ट। कैरियर क्या होता है, देखिए रिजर्वायर हम लोगों ने समझ लिया, पोर्टल ऑफ एग्जिट हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कैरियर की, कि कैरियर होता क्या है। एनी पर्सन हु हैव infectious agent within but do not develop or show sign and symptoms but can transfer infectious agent to other person। देखिए बहुत सिंपल सी और बहुत गहरी बात है कि जो कैरियर होता है वो क्या होता है, एनी पर्सन हु हैव इन्फेक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है। ठीक है, वो इन्फेक्शियस एजेंट उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई साइन एंड सिम्टम डेवलप नहीं करता। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहा है तो क्या हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे या क्या हम उसको आइसोलेट करेंगे, नहीं करेंगे। जब तक उसके अंदर नोटिसेबल साइन एंड सिम्टम्स नज़र नहीं आते तब तक हम प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते। ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स है या कहें कि कमी है जो आपके कम्युनिटी में इन्फेक्शन स्प्रेड होता है उनको लेकर के। क्योंकि अगर हमको पता चल जाए कि ये व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे या प्रॉपरली उसको आइसोलेट कर देंगे। लेकिन जब तक व्यक्ति साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं करता तब तक वो एज ए नॉर्मल लाइफ जीता है। तो वो कई प्रकार के लोगों के कांटेक्ट में आता है और अगर कांटेक्ट में आता है तो वहां पर वो इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, दैट डू नॉट डेवलप और शो साइन एंड सिम्टम्स बट कैन ट्रांसफर इन्फेक्शियस एजेंट टू द अदर पर्सन, वो होता है कैरियर। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट होता है और वो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम शो करता है, वो कहलाता है क्या, केस कहलाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, केस बोलते हैं। तो देयर आर टू थिंग्स, केस एंड कैरियर। तो केस के अंदर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स आने की वजह से क्या होता है, हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और उसको हम आइसोलेट कर देते हैं। लेकिन उस दौरान भी वो इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसफर कर सकता है अगर सामने वाला व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहा है अगर वो तरीके से या सावधानी पूर्वक उसकी देखभाल नहीं करता, कॉशन नहीं लेता, तो ऐसी स्थिति में वो भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो केस होता है जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, नोटिसेबल साइन एंड सिम्टम्स डेवलप करता है। केस दो प्रकार के होते हैं, क्लिनिकल केस होता है, क्लिनिकल केस एंड सब क्लिनिकल केस। क्लिनिकल केस और सब क्लिनिकल केस क्या होता है
क्लिनिकल केस में तो साइन एंड सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल होते हैं, सब क्लिनिकल केस में साइन एंड सिम्टम्स इतने कम होते हैं कि वो अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं, अननोटिस्ड रह जाते हैं। मतलब व्यक्ति को जैसे कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, जैसे कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के जो सीवियर सिम्टम्स है वो हो जाता है रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो जाता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कोरोना का इन्फेक्शन हुआ लेकिन व्यक्ति ने केवल साधारण कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम शो किए। अगर व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती, उसके एक्सरेज में अगर प्रॉब्लम डिटेक्ट होती तो हम कहते हैं कि उसको कोरोना है। लेकिन व्यक्ति जो था वो साधारण सर्दी जुकाम जैसी सिम्टम शो करके और वो रिकवर हो गया, ठीक है, जबकि उसको एग्जैक्टली क्या था, कोरोना था। तो कई पेशेंट ऐसे भी थे जो कोरोना पेंडेमिक हुआ था उस ड्यूरेशन में, कई पेशेंट ऐसे भी थे जिन्होंने अननोटिशेबल साइन एंड सिम्टम शो किए थे। मतलब सब वो किस कंडीशन में थे, वो किस कैटेगरी में थे, सब क्लिनिकल कैटेगरी में थे। तो मतलब वो साइन एंड सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं या वेग नेचर के होते हैं, अनस्पेसिफिक होते हैं कि हम उसको एग्जैक्टली डिजीज के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि साधारण सर्दी जुकाम मान करके भी कई लोग अपने आप रिकवर हो गए और उन्होंने किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, जबकि हो सकता है कि वो उनके अंदर कोरोना वायरस डेवलप कर रहा हो। तो ऐसे केस कहलाते हैं सब क्लिनिकल केस, ठीक है। कैरियर जो होता है और सब क्लिनिकल केस में अंतर ये होता है कि सब क्लिनिकल केस में बैक्टीरिया जो और वायरस जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, लेकिन इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसको ज़्यादा डेवलप होने नहीं देता। कैरियर कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है उससे पहले की कंडीशन हम मान सकते हैं। तो जैसे कैरियर में कौन कौन से कैरियर आते हैं, एक तो इंक्यूबेटरी कैरियर आता है, एक इंक्यूबेटरी कैरियर आता है, एक कन्वलेसेंट कैरियर आता है, एक कन्वलेसेंट आता है, एक क्रॉनिक कैरियर आता है। तीन प्रकार के कैरियर्स आते हैं, इंक्यूबेटरी कैरियर आता है, कन्वलेसेंट कैरियर आता है और क्रॉनिक कैरियर आता है। तो इंक्यूबेटरी कैरियर क्या होता है कि जब इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में एंटर किया और वो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर करता है, उसके बीच का ड्यूरेशन जहाँ पर व्यक्ति के अंदर ना तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है ना ही कोई साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उस दौरान अगर इन्फेक्शियस एजेंट का ट्रांसफर होता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, इंक्यूबेटरी कैरियर कहलाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आगे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो फिर वो क्या बन जाएगा, केस बन जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी है इंक्यूबेटरी कैरियर, कन्वलेसेंट कैरियर एंड क्रॉनिक कैरियर की। तो यहाँ पर कैरियर का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, केस का कंसेप्ट समझ में आ गया। दो प्रकार केस होते हैं, क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल। तो क्लिनिकल को अपन सिम्टोमेटिक केस भी बोलते हैं और सब क्लिनिकल को एसिम्टोमेटिक केस भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ससेप्टिबल होस्ट। डी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, आपके ससेप्टिबल होस्ट कहलाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है और आप हमसे लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए विनायक नर्सिंग एकेडमी का ऐप, ठीक है, जिसमें आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको वो डील किए जाएंगे। इंडिया में सबसे कम प्राइस में आपको कोचिंग अवेलेबल करवाई जा रही है। तो ऐसे बच्चे जो कि पैसों की कमी के चलते कोचिंग नहीं कर पा रहे या जिनको लगता है कि अदर कोचिंग में फ़ीस ज़्यादा है, तो वो आप हमारे प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हमने एक मिनिमम 1 डे प्लान भी रखा है, तो आप उसको सब्सक्राइब करके एक बार चेक कीजिए आपको क्या लगता है, क्वालिटी क्या है और आप कितना हमारे साथ कंपेटेबल रहते हो। तो वो सारी चीज़ें आप 1 डे प्लान के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9950755186। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनवायरमेंट इन विच एन इन्फेक्शियस एजेंट कैन लिव, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इज कॉल्ड एज। एनवायरमेंट जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट कैन लिव ग्रो एंड मल्टीप्लाई, क्या कहते हैं उसको अपन रिजर्वायर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, एनवायरमेंट पूछा है। अगर ये लिविंग पूछते या ह्यूमन पूछते, लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन पूछते तो फिर क्या आ जाता, इसका आंसर होस्ट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने होस्ट आंसर नहीं किया, क्या किया आंसर, रिजर्वायर किया, क्योंकि इसमें लिव जी मतलब रह रहा है, लिव लाइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है एंड मल्टीप्लाई कर रहा है। होस्ट क्या होता है, इट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच
वही सारी चीजें सेम आ जाएंगी। इन्फेक्शियस एजेंट कैन लिव, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इज नोन एज द होस्ट। जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट रहता है, ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, वो कहलाता है होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि होस्ट जो है वो भी रिजर्वायर का एक पार्ट है। होस्ट जो है वो रिजर्वायर का एक पार्ट है। कैरियर हम लोग समझ चुके हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री आप लोग समझ चुके हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री होता क्या है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, अब जब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, इसमें क्या क्या नहीं आएगा, फूड नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा। ठीक है, फूड, वाटर, ब्लड, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। आइसक्रीम, आइसक्रीम भी फूड का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें नहीं आएंगी क्योंकि ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुएं जैसे यहाँ पर क्या हो गया, आपके हैंड करचीफ हो गया, रुमाल हो गया, डोर हैंडल हो गया, मोबाइल फोन हो गया, या करेंसी हो गई, नोट वगैरह, सिक्के, ये सारी चीजें हो गई। ये किसका काम करेंगे, आपके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का, और उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्माइट। यहाँ पर एक वर्ड आया वेक्टर। वेक्टर जो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ट्रांसफर infectious agent from one person to another। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है डियर, तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पर सी, फॉर्माइट। सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, बहुत स्मॉल टॉपिक है और उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिए हैं, तो यहाँ पर जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। निम्न में से कौन सा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का एग्जांपल है। टचिंग ए कंटामिनेटेड सरफेस, एक कंटामिनेटेड सरफेस को टच करना, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, डोर का हैंडल हो गया, करेंसी हो गए, ये सब क्या हो गया आपके कंटामिनेटेड सरफेस। यहाँ पे आपसे पूछा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का, तो ये आपका आंसर नहीं जाएगा। दूसरा है इनहेलिंग इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्लिया की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब जो ड्रॉपलेट न्यूक्लिया, ड्रॉपलेट न्यूक्लिया जो होता है वो इनडायरेक्ट मेथड का एक ट्रांसमिशन है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मेथड है, ये आपका आंसर नहीं है। बीइंग बिटन बाय एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो द्वारा काटा जाना, तो ये आपका वेक्टर बॉर्न हो गया, ये भी इनडायरेक्ट हो गया आपके। शेकिंग हैंड विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिला रहे हो तो वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन इन्फेक्शियस एजेंट कहीं और से लेकर के आया है और आप तक ट्रांसफर किया, वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने गया था जो कि बीमार था, उसने उसके साथ हाथ मिलाया और इन्फेक्शियस एजेंट के साथ उसका हाथ कंटामिनेटेड हो गया। अब वो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम तो अच्छा था, उसके साथ फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, वो बीमार नहीं हुआ। वो व्यक्ति आया, उसने बिना हाथ धोए किए, अपना हाइजीन मेंटेन किया, वो किसी तीसरे पर्सन के घर गया और वहां पर जाकर उसने हाथ मिलाया, तो वो इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करने का काम किया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो वहां पर वो जो ट्रांसमिशन होगा वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करें, व्यक्ति खुद इन्फेक्टेड है और उसके साथ अगर हाथ मिलाया जा रहा है तो फिर वो हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन ट्रांसफर और ट्रांसमिट इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट सर्व एज ए रिजर्वायर, तो रिजर्वायर की तरह काम नहीं करता क्योंकि एक वेक्टर का काम करता है, कैरियर का काम करता है, ले जाने का काम करता है। इट इज ए ससेप्टिबल होस्ट, ये होस्ट भी नहीं है। दैट गेट्स इन्फेक्टेड, इट ट्रांसमिट्स द पैथोजेंस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, ये आपका आंसर है। ये पैथोजन को ट्रांसमिट करता है कहां से, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट इज इट इज ए पोर्टल ऑफ एंट्री फॉर द पैथोजन, ये पैथोजन के लिए पोर्टल ऑफ एंट्री है, तो ये भी आपका आंसर गलत है, आपका आंसर जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर्स टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन एट द पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट पर चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने का कौन सा तरीका सही रहेगा। पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब जिस रास्ते से पॉजिटिव एजेंट बाहर आता है। अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझना। कवरिंग कफ्स एंड स्नीजेस, अगर व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है और छींकते खांसते वक्त उसने अपने चेहरे को कवर कर लिया, मुंह को कवर कर लिया, तो क्या होगा कि जो म्यूकस सिक्रेशंस एयर में स्प्रेड होना था वो नहीं होगा, वो उसके हाथ पर
आ जाएगा। अब उसको क्या करना, अपने हाथ को जाकर के क्लीन करना है। तो उसने क्या कर दिया, उस चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर दिया, वो इन्फेक्शन वहीं तक रह गया, सामने वाले व्यक्ति तक ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये जो एग्जिट हुआ, उसने उस एग्जिट को कंट्रोल कर दिया, हमको फर्स्ट में ही हमारा आंसर मिल गया। सेकंड इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या काम करता है, ससेप्टेबल होस्ट की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसकी ससेप्टेबिलिटी को कम करता है। यूजिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो इन्फेक्शन होने के बाद उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एक तरीका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये उसके पोर्टल ऑफ एग्जिट को नहीं रोकता। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस की मेडिसिन ले रहा है या टिटनेस की मेडिसिन ले रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस बैक्टीरिया के या वायरसेस के शेडिंग को रोक देगा, ठीक है। उस शेडिंग को नहीं रोकता, बल्कि वो उस बॉडी के अंदर उस डिजीज को ठीक करता है। तो एंटीबायोटिक का ऑप्शन नहीं होगा आपका। वियरिंग ग्लव्स। वियरिंग ग्लव्स भी इन्फेक्शन को कैरी करने का, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि इन्फेक्टेड पर्सन से आप हाथ में ला रहे हो या फिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन से इन्फेक्शन लेकर के आ रहा है, आपको ट्रांसफर कर दिया, तो वहां पर वियरिंग ग्लव्स जो होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जैसे नर्सिंग स्टाफ है, एक पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर किया, उसका वाइटल्स चेक किया, बीपी चेक किया, ठीक है, या उसको इंजेक्शन लगाया, अब उसकी बॉडी को टच किया, उन्हीं हाथों से वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला गया, दूसरे पेशेंट के पास चला गया, तो वो इन्फेक्शन को कैरी करने का काम कर रहा है। लेकिन अगर वहीं आपने ग्लव्स पहन लिया, तो ग्लव्स क्या काम करेंगे आपके, एक तो इन्फेक्शन को, ट्रांसमिशन को रोकेंगे, तो वो एग्जिट को नहीं रोक रहे, इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोक रहे हैं, ठीक है। अगर आप ग्लव्स चेंज करो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पर जब आप जा रहे हो तो ग्लव्स आपको हर बार चेंज करना है, नहीं तो फिर वो ग्लव्स के माध्यम से इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा है वियरिंग ग्लव्स जो है वो पोर्टल ऑफ एंट्री को रोक रहा है। किसको रोक रहा है, अगर आपके हाथ में कोई कट वगैरह है तो उस कट को आपको रोक रहा है, तो उस कट के माध्यम से इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है, तो वहां पर वो पोर्टल ऑफ एंट्री को भी ब्रेक कर रहा है। हमसे पूछा है पोर्टल ऑफ एग्जिट को, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट का आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो इसमें तीन तो ऑप्शन होंगे वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के होंगे, एक होगा जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन का होगा। तो आपसे पूछा है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन कौन सा है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, वो होता है आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस, इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्शियस एरोसॉल्स, इंसेक्ट बाइट, ये सारे कैसे हो गए, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर मतलब जिसमें मॉस्किटो काम करता है, टिक काम करता है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी होगी आपकी, मलेरिया। इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, ये कैसे, तीनों डिजीज कैसी हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, ये तीनों कैसी डिजीज हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज हैं। तो ये कैसे स्प्रेड होंगी, ड्रॉपलेट के माध्यम से स्प्रेड होती है। कैसे स्प्रेड होती है, ड्रॉपलेट के माध्यम से स्प्रेड होती हैं। नेक्स्ट इज ए पर्सन हु हार्बर्स एन इन्फेक्शियस एजेंट विदाउट डिस्प्लेइंग सिम्टम्स। एक व्यक्ति, ये अभी हमने बात की थी, एक व्यक्ति जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट रहता है विदाउट डिस्प्लेइंग सिम्टम्स एंड कैन ट्रांसमिट टू अदर इज नोन एज कैरियर। रिजर्वायर जिसके अंदर रहता है, ठीक है, वेक्टर जो कि लेकर के जाता है, ससेप्टेबल होस्ट जो कि इन्फेक्टेड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारा आंसर क्या जाएगा, ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। निम्न में से ऐसी कौन सी डिजीज है जिसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयरबॉर्न रूट से होता है। हेपेटाइटिस कैसे फैलता है, ब्लड के माध्यम से फैलता है, ब्लड या वाटर। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो कैसा होता है, एयरबॉर्न। साल्मोनेला टाइफी, ये कैसा होता है, वाटरबॉर्न। लाइम डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है, टिक बाइट के द्वारा होती है। लाइम डिजीज होती है वो टिक बाइट के द्वारा होती है, ठीक है। तो लाइम डिजीज होती है वो एक बैक्टीरियल, लाइम डिजीज जो बैक्टीरियल डिजीज है, जो टिक होता है उस टिक के ऊपर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जब वो टिक बाइट करता है तो वो बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, एयरबॉर्न कौन सा निकल के आ रहा है आपका, ट्यूबरक्लोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हेल्प ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन एट द ससेप्टेबल होस्ट स्टेज। ससेप्टेबल होस्ट पर कौन रोकेगा चेन को, भाई ससेप्टेबल होस्ट तक पहुंचा इन्फेक्शन, उसके अंदर एंटर किया, अब उसके अंदर अगर ग्रो करेगा तो संभावना बनेगी कि वहां से किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि व्यक्ति क्या है, वैक्सीनेटेड है।
तो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो बैक्टीरिया वायरस वहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहा और इतने सफिशिएंट नंबर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा कि वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो सके। तो यहाँ पर आकर के चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ससेप्टेबल होस्ट स्टेज पर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपके, वैक्सीनेशन। क्वारंटाइन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कब होगा, जब व्यक्ति इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है, और वो किसी दूसरे को ट्रांसफर इन्फेक्शन नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, उसका क्वारंटाइन कर देते हैं। लेकिन संभावना क्या है कि यहाँ पर चेन ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेगी। अगर कोई उसके संपर्क में आ गया तो वहाँ पर चेन ऑफ इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन एक ऐसा तरीका है जहाँ पर वो इन्फेक्शन आकर के रुक जाएगा। डिसइंफेक्शन ऑफ सरफेसेस, इससे कोई ससेप्टेबल होस्ट का लेना देना नहीं, बियरिंग मास्क का भी लेना देना नहीं। ये आपके पोर्टल ऑफ एग्जिट, ये तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना हो गया, यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन को रोक रहा है। बियरिंग मास्क पोर्टल ऑफ एंट्री को रोक रहा है, ठीक है। वैक्सीनेशन जो है वो ससेप्टेबल होस्ट स्टेज पर काम कर रहा है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोर्टल ऑफ एंट्री फॉर पैथोजेंस, निम्न में से कौन सा पैथोजेंस के लिए पोर्टल ऑफ एंट्री है। इंटैक्ट स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक, हेयर या नेल्स। आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, डाइजेस्टिव ट्रैक के माध्यम से इन्फेक्शियस एजेंट पेशेंट की बॉडी में, पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकता है। इंटैक्ट स्किन आप कह सकते हो कि सर स्किन के माध्यम से भी कर सकता है, लेकिन आप ऑप्शन देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटैक्ट। अगर कट होता है स्किन में, अगर कोई वुंड होता है तो संभावना बन जाती है कि वहां से एंट्री हो सकती है। लेकिन इंटैक्ट स्किन मतलब कोई कट नहीं है, कोई वुंड नहीं है, तो इंटैक्ट स्किन में जो पैथोजेंस होता है वो एंटर नहीं कर सकता। तो इसलिए आपका आंसर नहीं जाएगा, आपका आंसर जाएगा क्या, बी। हेयर और नेल्स, इनके अंदर बैक्टीरिया वायरस रह सकता है, लेकिन ना तो मल्टीप्लाई करता, ना ग्रो करता, ना ही इनके माध्यम से बॉडी में एंटर कर सकता है। तो ये वाले ऑप्शन भी आपके यहाँ पर कट हो जाते हैं और आंसर बनता है आपका बी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको चेन ऑफ इन्फेक्शन का नॉलेज नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत सिंपल होते हैं इनको भी हम गलत करके आ सकते हैं। करीब जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाने चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के कमेंट करके या टेलीग्राम के माध्यम से आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।